recording in progress. Okay, चलो we'll start with the properties. थोड़ा सा ही चैप्टर बाकी है. We'll complete this chapter today. Next chapter का देखता हूँ. We'll start with the introduction maybe. I don't know कितना टाइम बचेगा और क्या होगा. लेकिन लास्ट टाइम देखो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरली बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस इसमें आते हैं. सो आउट ऑफ दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज द एंजाइम्स. तो एंजाइम्स के पूरे कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए. व्हाट एंजाइम्स आर, व्हाट इज देयर एक्शन. जैसे आई टोल्ड यू दैट एंजाइम्स आर बेसिकली called as the biological catalyst. Why biological catalyst? Because they will not take part in any chemical reaction but will help in enhancing or speeding up the chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में ये काम में आता है. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. इससे पहले एंजाइम के टाइप्स किया था लास्ट ना. यस एंजाइम के टाइप्स हम लोगों ने किए थे इशिता. ओके चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ये सिर्फ आप लोग सब याद रखो. Most of the enzymes are going to be protein in nature, but there are some enzymes which may not be typically made up of protein. कुछ exceptions होते हैं. जैसे for example we have this enzyme called as glyoxylase नाम का एक एंजाइम आता है. So glyoxylase is not a typical protein, but it's a glycoprotein substance. Yes, Pratik, you want to say something? Pratik and Minal, आप दोनों के हाथ ऊपर है. नहीं, प्रतीक, मिनल गायब हो गई. प्रतीक, Mr. Pratik Bankar, do you want to say something? नासिक वाले सब आ गए क्या? Yes sir. Good. प्रतीक बनकर का हाथ मैं ही नीचे कर देता हूँ, जाने दो. सो गया वो. ओके नासिक वाले सब है क्लासरूम में कि गायब है? यस, 3 लोगों ने यस बोला है. भक्ति आ गई क्या? भक्ति सर अभी तक कितना पढ़ा? अभी कुछ नहीं पढ़ा जो है, जस्ट बिगिनिंग. पहला ही पॉइंट ही है. यस, सोहम इज प्रेजेंट, महक इज प्रेजेंट, भक्ति इज आल्सो प्रेजेंट. गुड भक्ति. सब लोगों ने खाना खाया क्या? कैसे बैठ गए कि अभी खाना खा रहे लेक्चर करते करते? सर खा रहा था, अभी खत्म हो गया. खा रहा था ना. हाँ चलो गुड. खाना खा लो. थोड़ा सा अगर बचा होगा तो उसको खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू वेट दो, लेकिन आप लोग खाना खा लो. अरे नहीं खाया क्या तनिष? फिर तकलीफ हो जाएगी. थोड़ा कुछ तो भी खा लो फटाफट. पानी पियो, जूस पियो, कुछ रहेगा घर पे, सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ के. सर औरंगाबाद वाले बच्चों को भूल गए आप? नहीं रे बाबा श्रुति, तुम लोगों को भूल के कैसा चलेगा? ऐसा कैसा बोलता है तुम लोग तो सब स्पेशल हो मेरे लिए. ऑल स्टूडेंट्स आर स्पेशल फॉर मी. ठीक है, तो तुम लोगों को तो मैं भूलूंगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन ये नासिक वाले है ना, अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले ब्रांच से बाहर गए. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग देम, क्योंकि अभी तक उनका ऑफलाइन ही चल रहा था ऑलमोस्ट 3-3:15 बजे तक. उसके बाद ये लोग घर पे गए और अभी इमीडिएटली चालू किया. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. ओके, नॉट दैट कि मुझे नासिक से ज्यादा लगाव है, औरंगाबाद से नहीं है, मुंबई से नहीं है, वुडरी से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. या सर हम अभी अभी यहाँ ही है. आई नो. हाँ वेरी गुड. सफोरा इधर ही बैठी है मेरे रूम के बाहर. बुशरा एंड सफोरा. चलो गुड, चालू करते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वी हैव एंजाइम्स का प्रॉपर्टीज, दैट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर गोइंग टू बी प्रोटीन इन नेचर, दो देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ नॉट कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लायोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम आता है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ये एंजाइम ग्लाइकोप्रोटीन है. ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम. सेकंड, enzymes are known to accelerate the reaction but do not initiate the reaction. चालू करने का काम इनका नहीं होता है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप करने का काम होता है. अभी इसमें फर्क क्या होता है? देयर इज वन मोर केमिकल व्हिच इज रिलीज्ड इन आवर बॉडी. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? कैन एनीवन टेल मी? और एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है. हार्मोन. वेरी गुड. देयर इज वन केमिकल नोन एज द हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या करते हैं पता है क्या? Hormones are going to stimulate the target cell
so that the target cell will start doing certain chemical reactions. तो target cell में reaction आता है, मतलब hormones indirectly are useful for initiating the chemical reaction, चालू करने में काम में आते हैं. But enzymes will not do that. Enzymes will just accelerate, यानी जो भी chemical reaction चल रहा है उसको speed up करने का काम enzyme करेंगे. Correct? That is another important difference between the hormones and the enzymes. Okay, so ये एक important character है. They are going to accelerate the reaction but will not initiate any. Enzymes are always required in very small quantities. जब कभी भी, जैसे hormones का भी ऐसा ही होता है, hormones are also required in traces. Likewise, enzymes are also required in very small quantity. I mean कौन सा word? Cell के बाद क्या है? अच्छा, reaction लिखा है मैंने, वो REACT और कैपिटल ऊपर N लिखा है, reaction. Okay, so enzymes are basically required in very small amounts. So छोटे छोटे quantity में enzymes लगते हैं, because again they are basically required for all the biochemical reactions, metabolic reactions में काम में आता है ना. That is why amount of enzymes required is very small. So this is another important character which we have. ठीक है. Next important is enzymes are amphoteric in nature. Now what do we mean? हाँ, last slide. हाँ, ले लो. वेरी गुड निशिता. सर इसके भी पहले वाला स्लाइड एक बार दिखाना. कौन है ये? सर सोहम. सर सोहम सो रहे थे, ये वाला. वेरी गुड श्रावणी, वेरी नाइस दिया, गुड. So Diya knows the answer, Shravani knows the answer, Nishita also knows the answer. Very good. Sanika Valimbe also correct. चलो हो गया. Sir, what was the question? The question was कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या है. तो उसमें से एकदम परफेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिया और श्रावणी ने दिया है, बाकी के लोगों ने दिया है लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर का ही दिया है, कंटाळा आल्यासारखं. हाँ, वेरी गुड. आदित्य ने भी परफेक्ट आंसर किया. इशिता थोड़ा गड़बड़ है. सो बेसिकली एम्फोटेरिक का मतलब क्या आता है? एम्फोटेरिक का मतलब आता है these are the substances which can react in both the conditions, that is acidic as well as basic. So दोनों कंडीशन में ये एंजाइम्स काम कर सकते हैं. So reacts with acids as well as bases. Correct? That is why we call them as amphoteric. Yes, perfect, Meenal. Able to react both with the basic as well as acidic natures. Right? So that is why we call them as, yes, Bhakti, right? So that is why we call them as the amphoteric. So all the enzymes are amphoteric in nature and enzymes are colloidal in nature. Colloidal का मतलब जेल लाइक. आपने जेली वगैरह देखा होगा ना, घर पे जेली बनता है तो वैसा दिखता है, जेल रहता है, बालों को लगाते हैं हम लोग. सो उसकी तरह ये एंजाइम्स दिखते हैं. सो द अपीयरेंस ऑफ द एंजाइम्स इज लाइक अ कोलॉइडल इन नेचर. ठीक है. दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट द एंजाइम्स आर. ओके, प्रॉपर्टीज समझे आप लोगों को. सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, but there are some exceptions, which there are few enzymes which are not proteins, completely protein. Second character कौन सा है? Property. Enzymes accelerate the reaction but do They not are going to accelerate the reaction but will not initiate the reaction. Third, enzymes are required in small amounts. enzymes are required in very small quantity. Fourth, enzymes are amphoteric Amphoteric in nature. Enzymes are colloidal. colloidal in nature. ठीक है, colloidal in nature, that is gel like. Very good, fantastic. तो I hope everyone has understood the properties of the enzymes. बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है. जो भी होगा वो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा अगर रहेगा तो. So that time you will study that. Otherwise bio point of view से हम लोगों को इतना ही है पढ़ने के लिए. But in enzymes there are certain reactions which are seen. तो एंजाइम के एक्शंस क्या होते हैं? What are the enzymatic actions? So एंजाइम के जो reactions होते हैं ना, they are going to be very specific one. जैसे for example, we have a very important example that whenever these enzymes are going to react, जब कभी भी इनका reaction होता है, so they will react with a specific molecule, and that specific molecule is known as the substrate. Correct? तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट. एक मिनट, हाँ, किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया. ओके, निधि. चलो, तो इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट. राइट? तो मतलब एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में काम करेंगे, सो दैट्स कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट.
सो दिस इज हाउ द एंजाइम, अभी क्या हो गया ना, यहाँ पे ये एक एंजाइम है येलो कलर का और उसी का ये सबस्ट्रेट है. So this an enzyme will connect or will combine with this specific substrate only because they have their own chemical affinity. So it is like a lock and key mechanism. Ishita jigsaw puzzle se acha hai, we call this as lock and key mechanism. And whenever such complex is formed, we call this as enzyme substrate complex. इसको हम लोग बोलते हैं enzyme substrate complex. And this enzyme substrate complex is like a lock and key mechanism. लॉक एंड की क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, जैसे एक पर्टिकुलर की रहेगा तो इट कैन बी यूज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर लॉक. एक की है और वो सारे लॉक्स के लिए यूज होता है ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर मास्टर की, वो छोड़ा तो नॉर्मली हर एक लॉक का अपना खुद का एक की होता है. तो वैसे ही एंजाइम्स का एक्शन है. So enzymes will work on a specific substrate in the form of a enzyme substrate complex. ठीक है सर, मतलब नहीं समझा, कैन यू, अरे हर एक एंजाइम का अपना खुद का सबस्ट्रेट फिक्स्ड होता है. इट कैन नॉट, एनी पर्टिकुलर एंजाइम कैन नॉट वर्क ऑन एनीथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एंजाइम कॉल्ड एज से फॉर एग्जांपल अमाइलेज. अभी अमाइलेज ये एंजाइम प्रोटीन्स पे काम करेगा क्या अमन? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका जो केमिकल नेचर है प्रोटीन्स का और अमाइलेज का जो केमिकल नेचर है वो अलग है. तो वो क्यों अलग है? बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स. ये फॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो इट इज लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह है. जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है वैसा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है. हाय सर, हाय तक कितने स्लाइड्स हुए? तीन चार स्लाइड्स हुए. एक छोटा सा आधा पेज छोड़ दो बेटा अथर्व, आधा पेज छोड़ दो, फिर वो आप वीडियो में देख लेना यूट्यूब में. ठीक है, इनिशियली हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स हम लोगों ने पढ़ा था, चार पांच प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोगों ने, तो उसी को लिखना है, बाकी कुछ नहीं. या इट्स ओके अथर्व. अथर्व अभी घर पहुंचा, साइकिल पे था कह रहे तू? अथर्व, वर यू ऑन साइकिल, बाइसिकल? अच्छा, तो इतना लेट क्यों हुआ बेटा? 3 बजे छोटा था, अभी 4 बजने को आया ऑलमोस्ट. व्हाट्स द टाइम नाउ? या इट्स 4 o'clock. रिक्शा नहीं मिला. ओके ठीक है ठीक है. चलो anyway, so this is enzyme substrate complex, a very important property which we have. Now during the reaction a specific part of the enzyme molecule comes in contact with the substrate. मतलब पूरा का पूरा नहीं होगा, एक particular specific part ही contact में आएगा किसके? enzyme के. मतलब enzyme will come in contact with the specific part of the substrate and that particular part which comes in contact with the enzyme is known as activation site or active site. ठीक है, इसको हम लोग या तो एक्टिवेशन साइट या फिर एक्टिव साइट बोलते हैं. सो दिस इज हाउ इट विल बी सीन. सो सपोज इफ दिस इज एन एंजाइम, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज द एक्टिव साइट. करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट. देयर दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इज गोइंग टू कंबाइन. सो व्हेन दिस सबस्ट्रेट कंबाइंस, एक मिनट हो गया सर आप
आगे आगे में आया। चलो ये समझ में आया सर। आई हैव 2 क्वेश्चंस। ओके वेट सर माइक ऑप्शन पे यस दिया। 1-2 मिनट रुको बेटा। Does enzyme have only one active site? Is substrate smaller than the enzyme as in the figure? No. It's not like that. It depends on the type of substrate and the type of enzyme, Gaurav. Generally, they will have only one active site, but there are certain enzymes which will have more than one. ठीक है, लेकिन usually it has only one activation site, and it is not like that the size of the enzyme will be larger and the size of the enzyme substrate will be smaller. It is not like that. It is just to understand diagrammatically we have shown like this. Okay, this has nothing to do with the size. Yes, दिया को मुझे देना है माइक का ऑप्शन. Yes, दिया, done. Fine. So this is how we see a specific reaction. So this is known as substrate enzyme complex. Okay, तो इसको हम लोग बोलते हैं substrate enzyme complex. ठीक है. So enzymes will have a very specific actions. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बताया, इट्स कॉल्ड एज द लॉक एंड की मैकेनिज्म. जैसे एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होता है, वैसे ही इसके लिए रहेगा. तो अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ ये एंजाइम एक्सपोज होते रहेगा, बट दिस एंजाइम विल गेट locked or will get combined or will react with only that substrate which can be accepted by the active site. तो ना ये एक्सेप्ट हो पाएगा, ना ये वाला हो पाएगा, ना ये वाला, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज दो सबस्ट्रेट्स आर डिफरेंट, बिकॉज देयर ओवरऑल chemical nature is different. Correct? So this is called as lock and key mechanism. So suppose we have this enzyme. So this enzyme will have this active site. So as you can see here, so there is an active site which is present here, and to this active site this substrate will combine. Suppose we have this another substrate, लेकिन ये substrate combine हो पाएगा क्या? Obviously नहीं, क्योंकि इसका shape ही अलग है, तो ये combine ही नहीं हो पाएगा. तो कौन सा substrate combine होगा? So the one which is present here. Right? So it combines with the substrate to give rise to a typical substrate enzyme complex. And this substrate enzyme complex will help in speeding up the chemical reaction. तो इससे chemical reaction speed up हो जाएगा, जो भी products अपने को चाहिए वो products बन जाएंगे, and once these products are formed, it will be naturally detached from the enzyme. क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसका भी केमिकल नेचर थोड़ा अलग रहेगा, तो इट वोंट बी एबल टू कंबाइन विद द सेम साइड, सो इट डिटैचेस इटसेल्फ, लेकिन प्रोडक्ट बन गया. So this is how the entire chemical reaction will take place, and that is why every substrate will have a very specific enzyme, or every enzyme has a specific substrate. Without that, that particular enzyme will be of no use, inactive ही रहेगा. ठीक है, चलो किसको लास्ट स्लाइड चाहिए? Yes, so Sir? you want to say something? हाँ, यस सर. बोलो. सर अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो वो एंजाइम यूजलेस हो जाते हैं क्या? नहीं, फिर वो एंजाइम दूसरे मॉलिक्यूल को लेगा. हाँ. ठीक है, सो इट विल रिमेन एक्टिव ओनली. यस सर. सर वो मैं सर- भूल गया था पूछना, तो वक्त लग गया. ओके, तो पूछना सर- अभी. हाँ बोलो बोलो, कौन है? सर मेरा डाउट अभी, सर मुझे ये पूछना था कि वो जो जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में आएंगे वो जगह एक्टिव साइट बोलेंगे क्या? मतलब जहाँ पे वो एंजाइम और सबस्ट्रेट ये होंगे, अटैच होंगे, वहां उस साइट, उस जगह को एक्टिव साइट बोलते हैं क्या? ये वाला, दिस वन इज एक्टिव साइट. ओके. या डन हो गया. हेलो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज क्लियर टू एवरीवन? सर मतलब वो पहले से ही बना रहता है क्या? हाँ ऑब्वियसली ना अमन, जब ये केमिकल्स ही है ना तो ये पहले से वैसे रहेंगे. इट्स लाइक अ केमिकल नेचर, तो उनका केमिकल नेचर है तो वो वैसे ही पहले से बना रहेगा. तो नेचुरली देयर विल बी अ केमिकल एफिनिटी एंड देन इट कंबाइंस विद दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड विल फॉर्म द प्रोडक्ट. तो अपना अपना प्रोडक्ट बनाना चालू कर देगा. यस, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट प्रॉपरली. एक मिनट, जरा जस्ट गिव मी अ मिनट.
आप तब तक ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके रखो, इसको ड्रॉ करो यार वॉट एवर। या एक मिनट। हाँ, ओके चलो डन। सो ये हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड हियर। ठीक है, सो सेम दिया उन्होंने लॉक एंड की मैकेनिज्म, हाउ दिस लॉक एंड की मैकेनिज्म विल टेक प्लेस। सो वी हैव एन एंजाइम, we have the substrate, and then the substrate when it combines with the enzyme it's going to form the product, so इससे product बनेगा। ठीक है, so lock and key mechanism वाला एक important concept। Now there are certain factors which will affect the enzyme activity। So what are the factors which are going to affect the enzyme activity? जैसे for example सबसे पहला आता है that's called as a substrate concentration, where the enzyme activity is directly proportional to the concentration of the substrate, meaning greater the concentration of the substrate, greater will be the enzymatic activity, and vice versa, lesser the concentration of the substrate, lesser will be the enzymatic activity। ठीक है, तो ये दोनों भी they are going to be exactly or directly proportional with the concentration of the substrate। तो यहाँ पे डायग्राम देखो कैसे दिया है। we have this rate of reaction and we have this substrate concentration। जैसे जैसे substrate concentration बढ़ते जाएगा, rate of reaction बढ़ते जाएगा। after particular time it will come to stand still। correct, so as I said, as this increases naturally substrate concentration बढ़ेगा तो rate of reaction will also be more, right? So I hope everyone is able to understand ki what exactly I am trying to show you here, that as the rate of substrate concentration is increasing, the rate of reaction is increasing। X is the point of saturation। point of saturation मतलब इसके आगे this is the highest reaction rate, इसके आगे नहीं जाएगा, so it remains constant। ठीक है, so it is increasing concentration does not affect the reaction rate। एक बार एक पर्टिकुलर रिएक्शन रेट आ गया, उसके बाद दो द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस स्टिल इट विल रिमेन द सेम। ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ एंजाइम रिएक्शंस विल बी सीन। सो एक्टिव साइट हियर, एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम इज नाउ सैचुरेटेड। यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम जो है ना वो सैचुरेट हो जाता है, तो रिएक्शन का रेट उतना ही रहेगा, मतलब स्पीड उतना ही रहेगा, दो द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। तो धीरे धीरे फिर उसका सैचुरेशन होना चालू हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी सी। या आई एम शोइंग यू द प्रीवियस स्लाइड, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। ये देखो तेजस्विनी, एक मिनट। हाँ, डन।
नहीं सर, एक हाँ सर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वो कितना एसिडिक या कॉन्सेंट्रेट नो या नो 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 नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी। क्वांटिटी, यस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक एंड बेसिक। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इफ ऐसे इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है कि बेसिक हो रहा है? आपके हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो द सबस्ट्रेट विल स्टार्ट बिकमिंग बेसिक ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइम्स विल एक्ट बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर न्यूट्रल। यस ठीक सर। है, हाँ, हो गया। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया हमारा टिपिकल रेट ऑफ रिएक्शन विसाविस द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वंस इट अचीव्स इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक बार ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इसका आ गया ना, एक मिनट ना, मेरा एसी बंद पड़ गया, गर्म चालू हो गया। गर्मी चालू हो जाती है तुरंत। ओके तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एक बार, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन एक बार हाईएस्ट हो गया तो उसके बाद ये आगे बढ़ेगा नहीं, सो इट वोंट, सो इट विल रिमेन एज इट इज। दो द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, स्टिल द रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन हाईएस्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो नेचुरली वहां पे क्या हो जाएगा, फिर सैचुरेशन ऑफ द एक्टिव साइट। तो यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट का सैचुरेशन होना चालू हो जाएगा, मतलब सबस्ट्रेट ज्यादा रहेगा, एक्टिव साइट्स थोड़े से कम रहेंगे। गेट इन दिस? ठीक है, तो ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, तो हाउ दिस विल बी सीन, दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और उसके अगेंस्ट ये वेलोसिटी है। सो एज यू कैन सी हियर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, दिस इज हाफ वेलोसिटी, मतलब हाफ स्पीड है ये। दिस इज ऑफ कोर्स मेजर्ड इन किलोमीटर के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ द प्लॉट कैन बी ड्रॉन। मतलब एक बार वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, स्पीड एक बार मैक्सिमम हो गया तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, प्लेट्यू, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ेगा तो भी स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल रिमेन सेम, ये स्पीड फिर बदलेगा नहीं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा फिर भी स्पीड बदलेगा नहीं। ठीक है, चलो ये लास्ट प्रीवियस स्लाइड चाहिए था किसी को, तो मैं ये दिखा रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड। सर वो ग्राफ ड्रॉ करना है। सर आपने जो अगली स्लाइड में बताया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे पहुंच गया तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन उसके बाद भी बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा, और सबस्ट्रेट का यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन मतलब सबस्ट्रेट ज्यादा जमा होगा लेकिन रिएक्शन का रेट उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। ओके ओके, चलो हो गया, डन। तो सर एंड दिस इज क्या हुआ,
अरे किसका माइक चालू है? किसी के घर की बातें सुनाई दे रही है। चाय पानी, आई नो। हो गया, फिनिश्ड। So this is graph of substrate concentration versus velocity against the velocity. तो velocity का भी same concept आएगा. Velocity will be maximum at a particular time. After that, the velocity will not increase. Though the concentration increases, the velocity will remain same. Same concept उन्होंने explain किया. So no need to draw that also. Then we have the second important point, the effect of temperature. Does the enzyme activity have any effect on the temperature? मतलब टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रहेगा तो क्या होगा. सो नाउ अगेन इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ with the enzyme activity and temperature, so it is always observed that every enzyme will have its own, हर एक एंजाइम का अपना खुद का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है अंडर विच इट विल एक्ट मैक्सिमम. ठीक है. And this optimum temperature is in the range of 35 to 45. मतलब the enzymes will work best between the range of 35 to 45 degrees. That's called as the optimum temperature. ठीक है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होते जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा एंजाइम का एक्टिविटी कम होगा. So when the temperature is less, activity will be less. When the temperature is more, the activity will be more. क्यों? Because as the temperature increases, मतलब heat अगर बढ़ते गया तो there will be denaturation of the enzyme. Denaturation का मतलब the enzyme starts becoming inactive. The performance is best optimum. Optimum मतलब maximum in this particular temperature. I am not saying कि temperature कम रहेगा तो action नहीं होगा. Enzyme activity रहेगा, but it will be slowed down. If the temperature is less than 30, 35, or if the temperature is more than 45, तो activity रहेगा, but comparatively it's going to be very slow activity. Okay, so that is how the reactions will be seen. So अगर temperature बढ़ता है तो denaturation मतलब destruction हो जाएगा almost, और अगर temperature कम होता है तो there will be inactivation of the enzyme. अगर बहुत ही ज्यादा कम हो गया, so enzyme also might become inactive. ये भी possible है. If the temperature reduces, ठीक है, माइनस में वगैरह चला गया टेम्परेचर तो नेचुरली एंजाइमेटिक एक्टिव विल बी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, यानी है ही नहीं ऐसे लगता है. गेट इन दिस. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. वैष्णवी कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा आपको? ये वाला, दिस वन. Done, sir. ओके. टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझा सबको? Activity is best in the optimum temperature. If the temperature increases, then the enzymes will become denatured, मतलब पूरी तरह से destroy हो जाएंगे. If the temperature reduces, then the enzymes will become inactive. So there will be inactivation of the enzyme. May not get destroyed, but will become inactive. ठीक है. Denaturation phase is what? It is complete breakdown of enzymes above 60 degrees centigrade. 60 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उसके ऊपर अगर जाता है तो देन द एंजाइम्स विल बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो एंजाइम्स काम ही नहीं कर पाएगा. करेक्ट. एंड एज द एंजाइम्स आर डीनेचर्ड, सो नेचुरली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल आल्सो स्टॉप. फिर वो बंद हो जाएगा. गेटिंग दिस आइडिया एवरीवन? Excuse me, So sir. this is known as denaturation of the enzymes. Sir, what causes the changes in temperature? सी क्या होता है ना, हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना एक एनवायरनमेंट होता है. बराबर है. एनवायरनमेंट मीनिंग द वे द सराउंडिंग और द काइंड ऑफ देयर आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ दैट विद इन द सेल एवरी केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द एक्वियस मीडियम. मतलब वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस which is present in the cell. So that is the basic requirement. Similarly, temperature, substrate concentration, concentration of the enzyme, so ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है for the enzyme action. तो उसमें से if the temperature, now उसमें से temperature is one of the most important criteria.
So every enzyme will have its best action in a optimum temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो नेचुरली एंजाइम के जो टिपिकल केमिकल नेचर होता है, मतलब जो केमिकल से एंजाइम्स बनते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स, सो दिस प्रोटीन्स विल स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस. और अगर एंजाइम के प्रोटीन से अगर डिस्ट्रॉय होने लगे तो नेचुरली दैट एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव. ऐसा है. Okay, sir. Getting this? Yeah, that is called as denaturation. So temperature एंजाइम का केमिकल नेचर ही बदल देता है, और एंजाइम का केमिकल नेचर बदल गया तो सबस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा ना, तो रिएक्शन ही नहीं होगा. ठीक है. सर ये डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ड्रॉ करना है. जस्ट राइट डाउन डीनेचुरेशन फेज में क्या होता है. देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम अबव 60 डिग्रीज. बस इतना ही. एक बार लास्ट स्लाइड देखो, ये वाला ना, इसके पहले वाला. ये सेल्सियस. यस, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. 60 to 70 रेंज. यहाँ पे उन्होंने 60 दिया है. 60 to 70 डिग्रीज ऐसे दिया हुआ है रेंज. गौरव, Sir, so every enzyme has 40 degree as its optimum temperature, or is it? रेंज दिया ना बेटा मैंने इसके लिए 35 to 45. Okay, sir. कुछ एंजाइम्स, सम एंजाइम्स आर देयर, देयर ऑप्टिमम रेंज इज लाइक 30 to 50 आल्सो, लेकिन कॉमन इज दिस रेंज 35 to 45 ऐसा. ओके सर लेकिन कोई एंजाइम्स का रेंज 60 भी हो सकता है ना? नहीं, नहीं होता है. यानी अभी तक ऐसा कोई एंजाइम मिला नहीं जिसका रेंज 60 होगा. सो 35 to 35 to 45 इज द टिपिकल रेंज. जिसका मीन निकालेंगे तो वो आ जाता है 40. ऐसा है. समझा? ओके सर. चलो ये लिख के हो गया. Yes, sir. ओके ये तो हो गया डीनेचुरेशन फेज, मतलब जिसमें एंजाइम ही ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एंजाइम का केमिकल नेचर ही बदल रहा है. बट व्हाट हैपेंस इन द इनएक्टिवेशन फेज. इनएक्टिवेशन फेज में एंजाइम्स विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट दे विल बिकम इनएक्टिव एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर. इसके लिए मैंने क्या बोला, माइनस डिग्रीज में अगर जाता है टेम्परेचर, तो आप बोलोगे कि सर अगर हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर कभी 10 डिग्री भी होता है तो एंजाइम एक्टिविटी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, एंजाइम एक्टिविटी विल बी देयर बट इट विल बी स्लो. तो थोड़ा सा स्लो एक्टिविटी होता है. ठीक है. इसके लिए एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा, या रादर यू कैन से एसिमिलेशन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस विल बी स्लोड डाउन व्हेन इन विंटर. ठीक है. तो एसिमिलेशन थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन भूख लगने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोसेस तो कंटिन्यू है. प्रॉब्लम कहाँ आया? एंजाइम की एक्टिविटी में. तो एंजाइम की एक्टिविटी तो पूरे हमारे मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं कर सकता है ना. रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म विल रिमेन नॉर्मल. एंजाइम एक्टिविटी सिर्फ स्लो डाउन हो जाएगा. सो सर कैन वी से दैट टेम्परेचर्स इफेक्ट एंड एंजाइम एक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नॉट नेसेसरली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना आदित्य, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, राइट? एंड टू डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर हैज टू डिफरेंट रिएक्शंस. Like if it is in freezing temperature, then inactivation is there. Enzymes will not be destroyed, but they will remain inactive. But if it is hot temperature beyond 60 degrees, then it will be destroyed. So reactions अलग है. तो इसके लिए हम लोग उसको directly proportional बोलना थोड़ा सा मुश्किल है आदित्य. Yes, sir. So denaturation and destroying the enzyme is the same or different? Denaturation is nothing but destruction of enzymes. Okay, sir. डन. आगे बढ़े. ओके चलो, तो ये तो हो गया हमारा इनएक्टिव साइड में क्या होता है. कैन वी से इनएक्टिव फेज इज टेम्पररी एंड डिनेचुरेशन इज परमानेंट? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते टेम्पररी और परमानेंट गौरव, बट दैट इज अ रिएक्शन सीन ना. ये रिएक्शन है एंजाइम्स का टेम्परेचर के साथ. तो परमानेंट आप उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हो बिकॉज दैट एंजाइम इज ओनली डिस्ट्रॉयड, बट बॉडी विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू एंजाइम्स. तो टेम्परेचर तो कंटिन्यूस 60 डिग्री नहीं रहेगा ना, नहीं तो हम लोग ही जिंदा नहीं रह पाएंगे. सो एट पर्टिकुलर टाइम ओनली इट विल बी देयर, लेटर ऑन इट माइट रिड्यूस, और बहुत रेयरली होता है. सी इसके लिए ना ये टेम्परेचर उन्होंने बोला है 60 डिग्री सेंटीग्रेड्स, बराबर है. एंड फीवर में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना. यस और नो? हेलो, फीवर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना? Yes, sir.
हाँ, तो Yes, फीवर sir. में जब बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो नेचुरली हमारी एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है. And as the enzyme activity is slowed down, the enzymes might not be destroyed, but it is slowed down. स्लो हो जाता है एंजाइम एक्टिविटी. अगर एंजाइम एक्टिविटी हमारा स्लो हो गया, मतलब 37 होता है तो वो कभी कभी 40, 41, 42 ऐसे हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है. तो एंजाइम एक्टिविटी अगर स्लो हो गया तो नेचुरली हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी होता है भूख लगने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो है उसी को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे ठीक से. ठीक है. यस सानिका, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू ईट ब्लैंड फूड इन फीवर. फीवर में नॉर्मल सिंपल खाना खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मसाले वाला या कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे उतना डाइजेशन में तकलीफ होगा. यस, डीनेचुरेशन में एंजाइम्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अनन्या, दैट टू 60 डिग्रीज. ठीक है. चलो, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच? Now pH is of course the measure of acidity and basicity. As I said, enzyme का जो pH के साथ जो relation आता है, that is whether acidic or basic. Again, the optimum activity will be seen when the pH is neutral. ठीक है? So this is optimum pH. So most of the enzymes function best at neutral pH. साथ रहता है तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी मिलेगा. थोड़ा कम ज्यादा होने लगा तो एक्टिविटी डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा. मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर पीएच बहुत ही ज्यादा कम हो गया मतलब एसिडिक हो गया, या फिर पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब बेसिक हो गया, तो डेफिनेटली एंजाइम एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड. ठीक है. सो देयर आर स्पेसिफिक पीएच. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पीएच देखो यहाँ पे कैसा है. अच्छा, ये वाला किस में रहता है? दिस इज व्हाट पीएच वी आर टॉकिंग अबाउट. 1 2 3 4 मतलब ऑलमोस्ट 2 है पीएच. मतलब वी आर टॉकिंग हियर अबाउट वेरी गुड. यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? फैंटास्टिक. किसी ने तो भी आंसर किया. दैट इज गौरव. वेरी गुड गौरव. सो पेप्सिन, एंड पेप्सिन विल वर्क ऑन प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स को ये डाइजेशन के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच होता है ऑलमोस्ट 1.5 to 2. सो दिस एंजाइम्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच. तो मतलब पेप्सिन को अगर न्यूट्रल पीएच दिया तो पेप्सिन काम कर पाएगा क्या? No. Very good. So pepsin will not be able to work if the pH is 7. Pepsin can work best when the pH is in the range of 2. Correct. We have one more enzyme. Say for example we have salivary amylase. So salivary amylase will work best when the pH is basic, more than 7 या फिर around 7. ठीक है. 6.8, 6.7, 7, 7.12 ऐसा अगर रहेगा ना, तो उस टाइम पे सलाइवरी अमाइलेज विल वर्क बेस्ट. ठीक है. मतलब हाँ लोग दिखा रहा हूं. मतलब हर एक एंजाइम का अपना खुद का पीएच भी हो सकता है. वी हैव वन मोर एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन विल वर्क बेस्ट व्हेन द पीएच इज बेसिक in the range of 10. Trypsin is what? The one which helps in further digestion of proteins. Where? In the stomach. Correct? तो स्टमक में आगे के डाइजेशन के लिए ये काम में आता है. तो मतलब सॉरी स्टमक नहीं, व्हाई आई एम सेइंग स्टमक, इंटेस्टाइन. तो मतलब स्टमक में जब पेप्सिन काम करता है तो पीएच रहता है ऑलमोस्ट 2 एसिडिक. वहीं जब ट्रिप्सिन काम करता है तो pH is basic like 10. So every enzyme will have its own tendency to act on a particular pH. Most of the enzyme will work when the pH is 7. There are some which will work at a specific pH like pepsin, salivary amylase, trypsin, etc. ठीक है. श्रुति को प्रीवियस स्लाइड चाहिए. ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा. डन. इसके पीछे का ये नहीं चाहिए था. हाँ वही चाहिए था. आपने वही बोला चाहिए. ना. हाँ. हो गया. नहीं बाकी है. हाँ.  . 1 second. 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 1
हाँ पेप्सिन वाली भी बताता हूँ. Done, sir. जातोस. एक मिनिट. हाँ. Done, sir. ओके ये हो गया. तो ये पेप्सिन वाला स्लाइड रादर. हो गया क्या? हाँ सर. हाँ चलो चलो आगे का फटाफट खत्म कर लेते हैं आज. आई नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. नेक्स्ट टाइम से हम लोग इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू करने वाले. इंटरेस्टिंग. ये देखो अमन डांसर कर रहा है. बोलता हूं मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू. चलो अभी एक छोटा सा पार्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स. Now, IUB, that is International Union of Biochemistry, has classified enzymes into 6 different classes. We'll just go through this fast. सबसे पहला आता है that's called as oxidoreductase. अभी नाम से ही पता चलता है. When I say oxidoreductase, मतलब इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. Reduction of oxygen. नहीं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है. दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है. इलेक्ट्रॉन का है ना. ऑक्सीडेशन इज टू लूज द इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज टू गेन द इलेक्ट्रॉन. Yes. ऐसा है. वेरी गुड. सो रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेज, मतलब ट्रांसफर कर रहा है मॉलिक्यूल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है. लाएज मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है. आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन इज फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो वो बन रहा है. या फिर लीगेज मतलब चिपक रहा है. सो दीज आर ऑल द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. कौन सा? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लीगेज. हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है. आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन इन वन लाइन कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. वी डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ दिस.
Okay, so write down the first heading, oxidoreductase. Now, what is oxidoreductase? As I said, it will catalyze oxidation and reduction between the two substrates, that is A and B. So oxidation is basically loss of electron and reduction is basically gain of electron. तो ये कैसे होगा? तो suppose we have these two electrons. थोड़ा ध्यान दो इधर. We have these two electrons. We have this substance A which will have these electrons with it, and then we have this substrate B which does not have the electron. Right? When the chemical reaction takes place here, the substrate A will transfer its electrons on the B. मतलब substrate A से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया. मतलब substrate A का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. और वही substrate B को इलेक्ट्रॉन मिला है. Since the substrate B has gained the electron, so we call this as reduction. तो सबस्ट्रेट ए का यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन और सबस्ट्रेट बी का हो गया रिडक्शन. एंड दिस एंटायर केमिकल एक्टिविटी विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज ऑक्सीडोरिडक्टेज. समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस एज अ सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. समझ में आ रहा है सबको ये? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. इसके लिए ठीक है. हेलो. यस सर. हाँ, तो बात तो करो. सो गए मुझे लगा सब लोग. अरे बाप रे. ठीक है, हो गया. ये लिख लो फटाफट, ऑक्सीडोरिडक्टेज. Done, sir. No, हो sir. गया. हाँ हाँ. आएगा. चलो, क्या हुआ? किसने? आदित्य ने हाथ ऊपर किया. हाँ. ठीक है, चलो. कुछ नहीं, काही नाही झालं. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफरेज. अभी ट्रांसफरेज का मतलब क्या आता है? इट catalyze the transfer of groups, that is X, between A and B. यानी A और B के बीच में अगर कोई ऐसा connecting link रहेगा, so that will be transferred from A to B. जैसे for example, this is an A substrate which has a particular group of chemical with it called as X. When it combines with the B, it will give rise to, in the presence of transferase, the B will gain that particular chemical substance which is attached to the A, and the A will be free. So this is known as transferase. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? We are actually transferring the molecule from one substrate to another. ठीक है? So that's called as the transferase. जैसे टीआरएनए का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था. तो टीआरएनए ना अपने ऊपर कैरी करता है अमीनो एसिड को, और ये अमीनो एसिड को वो रिलीज कर देता है अपने से. ये मतलब अपने से वो सेपरेट कर देता है. तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम से होता है. उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज. मतलब टीआरएनए जो था उसने अपने सिस्टम के ऊपर एक अमीनो एसिड को कैरी किया. सो दिस इज अ टीआरएनए. सपोज मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा ये जरूरी नहीं है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द टीआरएनए विल बी सीन, राइट? ऐसे टीआरएनए है, इसने अपने ऊपर एक अमीनो एसिड को कैरी किया है. जब ये टीआरएनए अमीनो एसिड से डिटैच हो जाता है, डिटैच होके वो किसी और अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज बना देता है. तो ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, जहां पे टीआरएनए से डिटैच होके किसी और के साथ ये ज्वाइन हो जाता है, दिस इज डन बाय ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम. यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ऑलमोस्ट. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज. पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम. पेप्टिडिल ट्रांसफरेज.
यहाँ पे आया है। मतलब टीआरएनए से कोई एक एंजाइम वो न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा कॉपी किया हुआ और उसको जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ देगा इस ऊपर की रिएक्शन की तरह। हाँ, यानी ये क्या क्या होता है ना, ये टीआरएनए अपने ऊपर कैरी कर रहा है लाइक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। वो एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन के बेस के साथ जब मैच हो जाता है तो ये रिलीज हो जाता है, और ये रिलीज होने के बाद इट कंबाइंस विद अनदर amino acid which is already released. So that is done with the help of peptidyl transferase. तो एक सब्सटेंस से एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करना। नेक्स्ट थर्ड वन इज हाइड्रोलेज, मतलब कैटालाइज दिस एंजाइम विल कैटालाइज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी की मदद से, सपोज वी हैव दिस A and B सबस्ट्रेट, दिस विल बी ब्रोकन, मतलब इसका होगा ब्रेकडाउन, कैटालिसिस होगा, and this will take place by release of water. So with the help of water it will break down. ठीक है, so this A and B combines with water to give rise to AH, मतलब हाइड्रोजन प्लस BOH, करेक्ट, क्योंकि वाटर का यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया तो यहाँ पे वाटर ने क्या बना दिया, H प्लस एंड OH माइनस, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलेज। समझ में आ रहा है? हाइड्रोलेज का मतलब आता है एनी केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें सारे एलिपेज, फॉस्फेटेज, डाइपेप्टिडेज जो हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था ना, वो सारे एंजाइम्स हाइड्रोलेज वाले। डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स हमने पढ़े, दीज आर ऑल हाइड्रोलेज। इंटेस्टाइन के अंदर याद है ना, सुक्रेज, माल्टेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज, डाइपेप्टिडेज, पॉलीपेप्टिडेज, वो वाले एंजाइम्स, सो दे आर ऑल हाइड्रोलेज। सर आप एक बार सेकंड वाला दिखा सकते हो? ये लो, दिख गया? हो गया? सर इसके हेलो। पहले हाँ, क्या हुआ? इसके पहले अरे ये कौन बोल रहा है? कौन है तू? सर और इसके पहले सर श्रुति। दुपुर क्या कर रही है श्रुति? क्या हो गया तेरे को? सर चलिए। छोटा सा हाँ रह गया था लास्ट टाइम। ये ठीक है, ये तो मैं दे रहा हूँ आपको, हेडिंग नहीं लिखा तो भी चलेगा। तुती, हाँ, तू सीखा अभी अनन्या सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेमड़ी। चलो, हाइड्रोलेज हो गया। हाइड्रोलेज के बाद आता है लाइज। नाउ इट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट लीविंग डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को लीव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस A सबस्ट्रेट अटैच्ड विथ अ पर्टिकुलर ग्रुप कॉल्ड एज X, B is attached to a Y group, then this lyase enzyme will separate these two groups X and Y and will add or will combine A and B together having double bond। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होगा कि जो मेन सबस्ट्रेट है उनमें डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और उनके साथ अटैच्ड जो भी केमिकल सब्सटेंस था दैट विल बी रिलीज्ड आउट। जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो रिलीज आउट हो जाता है। सो दिस इज लाइज। ठीक है, रिएक्शन नहीं समझी। नहीं समझा? क्या नहीं समझा इसमें? सर कुछ भी नहीं समझा इसमें। वो म्हणजे ब्रेक क्या डाउन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द मेन सबस्ट्रेट, ओके, एंड दीज मेन सबस्ट्रेट्स आर कैरिंग अ पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप। कोई एक अलग केमिकल ग्रुप अपने साथ कैरी कर रहे, ठीक है, अमोनिया हो सकता है, सिट्रेट हो सकता है, आइसोसिट्रेट हो सकता है, ऐसा कोई ग्रुप को कैरी कर रहे हैं। अब ये लाइज क्या करेगा, लाइज ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से इन ग्रुप को हटा देगा। यहाँ तक ठीक? हाँ।
और वो हटाने के बाद जो मेन सबस्ट्रेट है उनके बीच में डबल बॉन्ड बना के एक नया केमिकल बना देगा. हाँ, So this ये is known as, this is known as reaction of the Lyell. ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे पेक्टेड सब्सटेंसेस वगैरह इससे बनते हैं, राइट? Yes, I think it is also called as the decomposition reaction, a type of decomposition reaction. यार ये एसी फिर से बंद पड़ गया. हाँ, एक मिनट. सारखं बंद पडत रे. काय माहिती, आपोआप बंद पडून जातो. एरर येते, एरर त्याला. चलो. No, not necessary, Aditya. Absolutely not necessary. I have just given few examples. I know, Aman. चलो हो गया, लाइज का हो गया खत्म. Please show last slide also. किसी के घर की आवाजें आ रही हैं. डन. ये लायस का स्लाइड है. चला चला लवकर. यस, विशाल सर गए शायद, या फिर सामने रहेंगे. हो गया, हो गया. Then comes the isomerase. Catalyze interconversion of the isomers. Isomers में conversion कर देते. So isomers have same molecular formula but different structural formula. उनका structure बदल जाता है लेकिन molecular formula will remain the same. जैसे glucose and galactose. अगर आप ये देखोगे ना तो इसमें ये typical, अगर आप देखोगे तो chemical structure बदल रहा है. But the molecular formula is same, that is C6H12O6. यहाँ पे सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर में OH H की जगह आ गया, H OH की जगह चला गया. तो उससे क्या हो गया, ग्लूकोज से बन गया, ग्लूकोज के साथ बन गया गैलेक्टोज, राइट? तो दिस इज नोन एज आइसोमरेज का एक्शन. ओके, ठीक है. सबस्ट्रेट के आइसोमर्स बनाना चालू कर. Yes, yes, you have to draw this. Write down this first. Isomers have same molecular formula but different structural formula. तो एक पर्टिकुलर ग्लूकोज का आइसोमर बन गया गैलेक्टोज, ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो. आइसोमराइजेशन ऐसे भी होता है ना, प्लांट के अंदर होता है. देखो, स्टार्च बनता है, glucose will give rise to starch, matlab the storage of conversion of glucose into starch so that it will be stored in the cells of the leaves, so that's called as isomerization. No, Aditya, galactase, lactase, sucrase, they are, मैंने अभी बताया आपको. आदित्य भूल गए. What are these type of enzymes? Yes, they are hydrolase. Correct, निशिता. Correct, अमन. ठीक है. अब ये निकाल के रखो केमिकल फॉर्मूला. दोनों का केमिकल फॉर्मूला इज सेम, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. ओके, सो दिस इज नोन एज आइसोमरेज. अच्छा, कल के ऑफलाइन लेक्चर के लिए यू ऑल नीड टू ब्रिंग द मॉड्यूल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, पहला वाला जो मॉड्यूल है फर्स्ट यूनिट का, वो सब लेकर आना है ताकि वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आप पढ़ाई करके आओ अच्छे से तो डिस्कशन में मजा आएगा. व्हाई आई डू दिस, दैट आई विल टेल यू टुमारो व्हेन आई एम देयर इन द क्लास. ओके, लेकिन लेकर आना सब लोग मॉड्यूल्स को. नासिक में नहीं, औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ.
वो ब्रांच अगर आपको बता देंगे नहीं नासिक में नहीं है बच्चा लोग, मैं कल औरंगाबाद में हूँ, नॉट इन नासिक, नासिक वालों को ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यस मॉड्यूल 1। सर हाँ वो मेरा मॉड्यूल अभी इंदिरा नगर पे ही मिलेगा क्या फिर? आप देख लो एक बार, विशाल सर से बात करो। ओके हाँ डन। हाँ वो ये ब्रांच भी पूछ लेना औरंगाबाद वालों, कौन से ब्रांच पे क्या है, एक ही जगह रहेगा, एक ही ब्रांच पे रहेगा मेरा लेक्चर, 2 ब्रांच पे नहीं होगा। शिडको, यस मेरा फेवरेट ब्रांच है वो। फिनिश्ड। चलो ये हो गया आइसोमरेज एंड द लास्ट वन इज द लीगेज। लीगेज पता ही चलता है, द वन विच जॉइंस, जो अटैच करता है उसको हम लोग बोलते हैं लीगेज। सो कैटालाइज लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, जो जनरली डीएनए में होता है ना, डीएनए लीगेज ऐसा उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये डीएनए का 1 डीएनए मॉलिक्यूल इज गेटिंग अटैच टू अनदर, डीएनए का स्प्लाइसिंग हो गया, फिर डीएनए का अटैचमेंट हो गया, स्प्लाइसिंग मतलब कट, अटैचमेंट हो गया विद द हेल्प ऑफ लीगेज। ठीक है, सो these are the type of enzymes which we have. जनरली लीगेज ये एंजाइम ऐसे डीएनए में काम में आता है। ये कौन सा मैकेनिज्म है पता है? दिस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये बैक्टीरियल एक्शन है। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, उसके अंदर ये लीगेज एंजाइम का यूज होता है, राइट? So it's called as DNA ligase or DNA ligase. Done? समझा सबको? ये डायग्राम नहीं निकालो तो भी चलेगा। Yes, sir, done. चलो डन। सो ये हो गया हमारा टिपिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। अभी इनहिबिटर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एंजाइम। इनहिबिटर मतलब क्या? द वन विच स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम का एक्टिविटी बंद कर रहा है उसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। सो एंजाइम एक्टिविटी विल बी स्टॉप। सो मॉलिक्यूल्स दैट शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी आर नोन एज द एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। व्हाट आर दे? सो जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स विल बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द सेकंड वन इज नोन एज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, सो 2 टाइप के एंजाइम्स है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ऐसे ये 2 टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं। लिख लो इसको फटाफट। Done, sir. फिनिश्ड? No, sir. Finished? Done, sir. चलो अभी 2 टाइप के इनहिबिटर से लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब क्या? द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है। So it is actually competing with the substrate. So the enzyme, instead of combining with the or forming a lock and key mechanism with the substrate, will start forming a lock and key mechanism with the inhibitor, जो जनरली ना इसमें होता है, लैक्टोज फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है, डीएनए से रिलेटेड है, दैट वी विल स्टडी जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तो उस टाइम पे ये आएगा कॉम्पिटिटर्स और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ ये कंपीट करता है फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो इंस्टेड ऑफ एंजाइम कंबाइनिंग विद द सबस्ट्रेट विल स्टार्ट कंबाइनिंग विद द इनहिबिटर। अगर वो इनहिबिटर के साथ कंबाइन हो गया तो सबस्ट्रेट तो बेचारा छूट गया, तो सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ही नहीं बन जाएगा, तो मतलब केमिकल रिएक्शन बंद हो गया। ओके, सो दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
मतलब ये पर्टिकुलर इनहिबिटर की कंपटीशन आती है विद द सबस्ट्रेट। फाइन। एक मॉडल आता है डीएनए से रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड एज लैक ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, सो लैक ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, लैक्टोज प्रोडक्शन और फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज। सो उसके लिए इनहिबिटर्स और ये सब लगते हैं। सो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे देखो, इधर एग्जांपल दिया हो, जैसे वी हैव दिस एंजाइम एंड वी हैव दिस सबस्ट्रेट। नाउ दिस सबस्ट्रेट विल कंबाइन विद दिस एंजाइम टू फॉर्म अ टिपिकल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। लेकिन यही, एक मिनट रुको जरा मधुरा, पहले ये समझ लो। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज दिस एंजाइम विल स्टार्ट रिलीजिंग द प्रोडक्ट, एक बार ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। नाउ if this enzyme combines, what happens during inhibition? inhibition के टाइम पे क्या होगा? So we have this inhibitor, बराबर है। अब ये इनहिबिटर का भी शेप एग्जैक्टली सेम है जैसा सबस्ट्रेट का है। सो दिस सबस्ट्रेट, वेट आलोक, पहले ये देख लो, दिस सबस्ट्रेट इंस्टेड ऑफ दिस एंजाइम, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद द सबस्ट्रेट, विल कंबाइन विद द इनहिबिटर। और अगर ये एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड हो गया तो इट वोंट बी एबल टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट, क्योंकि सबस्ट्रेट तो दूर रह गया, तो सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू कंबाइन। आर यू गेटिंग दिस? सबको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलो गुड। हाँ अभी ये लास्ट स्लाइड ले लो। हाँ बोलो। जो एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट, तो वो फिर इनहिबिटर के साथ भी रिएक्शन करेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो फॉर्म होना लेकिन चाहिए। इनहिबिटर इज नॉट सपोज टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट ना, इनहिबिटर इज बेसिकली टू स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो वो जो रिएक्शन होती है सबस्ट्रेट रिएक्शन ही नहीं होगा बेटा, वो एंजाइम ही इनएक्टिव हो जाएगा। ओके। हाँ, ना वो एंजाइम आगे किसी के काम में आएगा, ना वो इनहिबिटर से कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिनिश्ड? हाँ हो गया, लिख के ये। Yes, sir. चलो, तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस एंटायर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ये नॉर्मल दिया हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हेन इट कंबाइंस विद द इनहिबिटर। तो सबस्ट्रेट छूट जाता है, तो सबस्ट्रेट वोंट बी एबल टू फाइंड एनी प्लेस हियर एंजाइम के साथ। ओके, देन वी हैव द सेकंड वन। नो नो, डोंट ड्रॉ दिस आलोक। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब क्या? दे डू नॉट कम्पीट फॉर द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ कम्पीट नहीं करते, लेकिन एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बदल देंगे, एक्टिव साइट का नेचर चेंज कर देंगे, इस तरीके से होते हैं। सो इनहिबिटर्स बाइंड टू द एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट छोड़ के किसी और साइट पे ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द चेंजेस विल टेक प्लेस इन द एक्टिव साइट. So that changes the active site, and because of that change, the enzyme will not be able to work. Suppose for example we have this enzyme which is acting upon this. तो जैसे ही for example फिर से देखो, okay अभी ये खत्म हो गया, enzyme can't bind to the substrate. ठीक है, again we have this particular non-competitive inhibitor, so antibiotic binding site है. So this particular antibiotic has bound with the enzyme. तो उसकी वजह से this enzyme has changed its active site. जैसे active site बदल जाएगा, substrate will not be able to combine. तो substrate join ही नहीं हो पाएगा. ये समझ में आ रहा है concept? Yes sir. Good. So this is known as non-competitive inhibition. ठीक है, लिख लो इसको. डन सर, मतलब एक
Yes, correct, Aman. So how the shape of active site change? See, क्या होता है ना प्रिया, if this substrate, अगर ये basically non-competitive inhibition में this substance or you can say a inhibitor starts binding to the enzyme at a region other than the active site, तो इसका अपना एक प्रेशर रहेगा ना, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से एंजाइम का नेचर बदल गया। तो अगर एंजाइम का नेचर बदल गया तो नेचुरली एंजाइम का जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो भी चेंज हो जाता है। Get in this, and that is how it changes the shape. Priya, fine. जैसे अभी यहाँ पे देखो, we have this substrate here combining with the enzyme. Natural normal condition में ऐसा ये बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इनिबिशन में क्या होता है, तो इनिबिशन में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे वी हैव एन एंजाइम और अदर इनिबिटर विच इज कंबाइनिंग विद द एंजाइम। जैसे ये एंजाइम के साथ कंबाइन होगा, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन दिस शेप ऑफ द साइट विल चेंज। अगर ये शेप बदल गया तो नेचुरली दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू कंबाइन, तो ये कंबाइन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट का शेप अलग है और एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप अभी अलग हो गया। यस प्रिया, दे आर कीलॉक मैकेनिज्म, मतलब इनिबिटर विल आल्सो क्रिएट अ रीजन फॉर इटसेल्फ इन द एंजाइम सो दैट इट विल कंबाइन विद दैट पर्टिकुलर एंजाइम, तो अपने लिए वो बना लेगा जगह। दैट इज व्हाई इनिबिट, सी बेसिकली ये क्यों आता है, दिस इज बेसिकली टू स्टॉप एनी केमिकल रिएक्शन, तो ये एब्नॉर्मलिटी प्रोड्यूस करेगा ना इसके लिए, ठीक है। हाँ यस सर, इनिबिटर के लिए जो एक्टिव साइट बनती है तो वो कैसे बनती है फिर? वो खुद बना लेता है। मतलब अगर रिएक्शन स्टॉप करनी है तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सेल इट तो मेक्स। ये इनिबिटर को रोकना पड़ेगा अपने को। नहीं समझे सर। अगर आपको ये रिएक्शन रोकना है तो आपको इनिबिटर को रोकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनिबिटर अपने लिए जगह बना लेगा। इनिबिटर को अलग से जगह बना हुआ नहीं चाहिए, वो खुद के लिए जगह बना लेगा, जैसे बैक्टीरिया होता है। हाँ यस सर, वैसा ही है सेम। यस तो इनिबिटर को रोकने के लिए भी और एक होता है, तो दैट वी विल नॉट स्टडी नाउ, वो इधर नहीं जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ओके सर। यस हाँ बता दिया अमन, मैंने कर लिया, ये लिख लिया आप लोगों ने सब, इनिबिटर्स इनिबिशन एक्टिविटी लिख लिया ना, गुड। चलो, सो दिस आई थिंक विल कंप्लीट आवर चैप्टर। अभी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट है कंबाइनिंग विद दिस, सो वी हैव अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, उसने अगर उसी जगह पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया तो नेचुरली दिस सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू कंबाइन। सो इनिबिटर बाइंड्स एट द इनिबिटर बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे ये इनिबिटर ऐसा है जो एक्टिव साइट पे ही बाइंड हो गया, तो उसने ना सबस्ट्रेट को अलाउ ही नहीं किया कंबाइन होने के लिए। सो दिस इज बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। सो इनिबिटर बाइंड्स एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ, यहाँ पे एक्टिव साइट पे ही ये इनिबिटर बाइंड हो गया, यहाँ पे दिस इनिबिटर इज बाइंडिंग टू द साइट विच इज अदर देन द एक्टिव साइट। समझ में आ रहा है ना, दोनों भी हो रहा है। yes you have to draw this, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। this is normal, this is competitive inhibitor joining to this, मतलब competitive inhibition। non competitive inhibition में it is joining or getting attached to the enzyme which is site other than the active site, तो active site बदल गया तो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, finished, done? Yes. अच्छा, को फैक्टर्स बाकी है अभी भी, को फैक्टर्स के बाद दिस चैप्टर विल बी डन। पहले एंजाइम इनिबिटर्स थे, अब ये को फैक्टर्स है। व्हाट आर को फैक्टर्स? को फैक्टर मतलब क्या? द वन व्हिच हेल्प्स द एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को साइमल्टेनियसली हेल्प करता है, which may not be a typical enzyme, so non-protein substances होते हैं which are sometimes required for optimization of the enzyme activity।
तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। जैसे वी हैव दिस एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गेटिंग फॉर्म्ड हियर, but with the help of a cofactor which is a non-protein, this mechanism will take place faster. जैसे we have this apoenzyme, a protein portion, and this is whole enzyme called as the halo enzyme. तो ये पूरा whole enzyme है, this one, and this is apoenzyme. So apoenzyme will combine with the cofactor. coenzyme Q, क्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन ऐसा उसको बोलते हैं, या फिर को क्यू ए, या फिर को एंजाइम्स में आता है विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो ये सारे को एंजाइम्स है which are essential because they will make that particular enzyme activity far more better. So we call them as cofactors. तो कुछ कुछ एंजाइम के लिए लगता है, not for all. Some enzymes will definitely require such cofactors. इट्स ओके इशिता, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो। समझा ना ये कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट? चल, सो देयर आर कोफैक्टर्स व्हिच, हाँ ये वाला स्लाइड, डन। कौन सा लास्ट स्लाइड आलोक? यही तो लास्ट स्लाइड था ना। चलो देखो कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं। इसके पीछे वाला ये, चलो तो कौन कौन से कोफैक्टर्स है? तो सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ठीक है। सेकंड वन इज द कोएंजाइम्स एंड द थर्ड वन इज द मेटल आयंस. So these are all called as the cofactors. Coenzymes की मैंने अभी बात की थी. Prosthetic group मतलब क्या? They are basically tightly bound organic compounds. Coenzymes are transiently bound and organic compounds, and whereas metal ions are like zinc या फिर iron form the coordinate bonds with the enzyme and substrate. तो ऐसे तीन टाइप आते हैं कोफैक्टर्स के. ये इतना सिर्फ लिख के रखो क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है. सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, बस बाकी कुछ नहीं. Sir, transiently bound means? ट्रांजिएंटली बाउंड मतलब सुपरफिशियली. जैसे यहाँ पे टाइटली बाउंड है ना, वैसा ही ट्रांजिएंटली बाउंड है ना, सुपरफिशियली बाउंड है.
चलो, आई होप दिस कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट इज क्लियर. एज आई सेड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए. फॉर दिस चैप्टर इट मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस विल कंप्लीट योर चैप्टर. ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिया हुआ है. Yes, these are all the types of cofactors: prosthetic groups, coenzymes and metal ions. These are all the types of cofactors. So ठीक है, ये डीएनए का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ये कुछ बेसिक्स दिए हुए उन्होंने. डीएनए रिजेंबल्स अ ट्विस्टेड स्टेयरकेस और लैडर. जस्ट चेक द पीपीटीज, लिखना मत कुछ भी. जो भी लिखना जरूरी है वो मैं बोलता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम. एंड वन कंप्लीट टर्न ऑफ द स्टैंड इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स और बेस पेयर्स. मतलब एक ये ऐसा अगर पूरा टर्न आता है लाइक दिस, सो दिस एंटायर टर्न विल हैव हाउ मेनी बेस पेयर्स? 10 बेस पेयर्स. और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज गोइंग टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, thus the pitch of the DNA is 34 एंगस्ट्रॉम. मतलब ये पूरा एक जो ट्विस्ट आता है, तो ये एक ट्विस्ट का लेंथ, क्योंकि दोनों के बीच में आता है 3.4 और सब मिलके होता है 10 टन, तो इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 10. सो ये आएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम इस तरीके से. ओके, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस आता है डीएनए के बीच का. डोंट राइट दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन. इसको देख के रखो. So at each step of ascent, the strand turns at 36 degrees. जो ट्विस्ट होता है ना, वो 36 डिग्री का होता है. ठीक है, so that's called as the pitch angle of the DNA, right? तो यहाँ पे जो भी ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे जो ट्विस्ट हो रहा है, that is called as the pitch angle of the DNA. और वो कितना रहता है? It turns at 36 degrees. ठीक है, द फॉर्म ऑफ डीएनए विद द फॉलोइंग फीचर्स. व्हाट आर दीज? सो 10 बेस पेयर पर टर्न, जिसको हम लोग जीन भी बोलते हैं. डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम बिटवीन टू बेसेस. देन पिच एंगल इज 36 डिग्रीज. ठीक है, सो ऐसा ये एक बेसिक कैरेक्टर्स आते हैं डीएनए के. दीज आर द टिपिकल फीचर्स ऑफ द डीएनए. ये हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, अच्छे से हम लोगों को ये पढ़ना है. सो जस्ट रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर देयर. एग्जाम में कैसे आएगा, दैट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि जब तक जेनेटिक्स नहीं होगा ना, तब तक ये आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाउ डू एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? अच्छा, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हाउ डू एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाएंगे वो? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अभी नाउ व्हाट इज दिस एक्टिवेशन एनर्जी? ये क्या होता है? सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट. मतलब केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. करेक्ट? ठीक है, सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. एनर्जी मतलब एटीपी, which is required to convert the reactant into a product, substrate into a product. So this is known as activation energy. ये कहीं तो भी लिख के रखो. हो गया? No. Finished? हेलो सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाओ ना. ये वाला. यस सर, डन सर. सर आगे वाला. नेक्स्ट वाला ना, ये. डन? Yes sir.
ठीक सर है लास्ट तो ये, लाइन अरे यार हाँ, सर इसका भी लास्ट। अरे दिखाया था ना मैंने, सोते रहते करे तुम लोग। यस सर डन। Okay. So this chemical reaction is taking place. अभी यहाँ पे energy of activation. So without the enzyme, the energy required will be more, and with the enzyme, the energy required will be comparatively less. ऐसा उसका मीनिंग आता है, मतलब एंजाइम के साथ अगर एनर्जी रहेगा तो, और या फिर एनर्जी के साथ एंजाइम रहेगा तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा. सो मिनिमम एनर्जी के साथ रिएक्शन फास्ट होगा. So the energy which is activation of energy activation required is going to be less if there is an enzyme. और वही अगर enzyme नहीं रहेगा तो activation energy required will be more. So if we plot a graph of substrate concentration, ये मैंने already पढ़ा दिया आपको velocity वाला. So this is all done. ठीक है. Examples of prosthetic groups. So this is peroxidase and catalase requires Hem as the prosthetic group. तो ये prosthetic groups का है. This is basically the one which we have already discussed. And what are the enzymes? Coenzyme का example जैसे NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. This is a type of coenzyme. NAD होता है या फिर FAD होता है, flavin adenine dinucleotide. So these are called as the coenzymes. Examples of metanyl ions as a cofactor. Zinc is a cofactor for enzyme carboxypeptidase. ठीक है. So zinc will act as a coenzyme for the carboxypeptidase. तो इस तरीके से ये कुछ important examples आते हैं of the cofactors. समझा? ठीक है. ये बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो के थ्रू आप लोग लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So finally this will complete your chapter. Done. तो आपका बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया, मतलब आपका सेल वाला यूनिट इज ऑल्सो डन. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, और वो चैप्टर रहेगा आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर. तो दैट वी विल स्टार्ट. सो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. So everything related to heart, blood as well as the blood vessels. तो ये सब हम कल नहीं, श्रुति, कल मैं ऑफलाइन में आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी लेक्चर रिलेटेड टू द टॉपिक. मैं लेने वाला हूं आपका मॉड्यूल सॉल्विंग, जिसके लिए आपको फर्स्ट मॉड्यूल लेकर आना है. लिविंग वर्ल्ड वाला जो मॉड्यूल है वो आपको लेकर आना है कल के लिए. ठीक है. जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन में ही होंगे. मैं ऑफलाइन में ले रहा हूँ, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला ले रहा हूँ, तो उसमें अपने आप रिवीजन हो जाता है. सबको, सबके लिए है. इट इज न्यू बैच, ओल्ड बैच कुछ नहीं. फॉर एवरीवन दिस लेक्चर विल बी देयर. यस आकाश, यू वांट टू से समथिंग? आकाश द टाटा स्काई. कुछ नहीं, आकाश ने सिर्फ हाथ ऊपर किया है, गया. ठीक है. समझ में आया सर? कल आपका ऑफलाइन, हाँ मेरा कल ऑफलाइन लेक्चर उधर है औरंगाबाद में, नासिक में नहीं. सर कौन सा चैप्टर सॉल्व करने वाले? चैप्टर नहीं चालू करूंगा मैं, ऑफलाइन में लेक्चर जब कभी भी लूंगा, दैट टाइम आई एम गोइंग टू टेक योर मॉड्यूल सॉल्विंग. आपके जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए उसको सॉल्व करेंगे. तो लिविंग वर्ल्ड वाला मॉड्यूल लेकर आना. ओके सर. हाँ, सब लोग लिविंग वर्ल्ड का मॉड्यूल लेकर आएंगे. सब लोग लिविंग वर्ल्ड का जो पहला यूनिट है उसके पहले 2 चैप्टर्स अच्छे से पढ़कर आएंगे. It will be easy for me to discuss. Okay. सगळ्यांत नहीं, तनिष्क नहीं, तनिष्क नासिक वालों, औरंगाबाद में रहूंगा. तनिष्क तो नासिक का लेक्चर कैसा लेगा मैं, और औरंगाबाद जाके ऑनलाइन लेक्चर क्यों लूं मैं? ठीक है. चलो गुड. वी विल, आई विल नॉट इंट्रोड्यूस एनी चैप्टर. ऑलरेडी अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट ही बाकी है और मुझे औरंगाबाद के लिए भी निकलना है. I have to drive down to Aurangabad now after this lecture. Okay, so we'll meet definitely next week. Online मिलेंगे. वैसे ऑफलाइन तो अभी कल औरंगाबाद के साथ मिल ही रहे, नासिक वालों के साथ मैं मंडे को मिलूंगा. ओके, चलो बाय बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ.
Bye, sir. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। फिर कल मिलेंगे सर कल मिलेंगे। यस, बाय बाय Bye, sir. बाय 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 सर। बॉय। सर हाँ, कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स एंड नॉन सॉरी इनहिबिटर्स, उनके कुछ एग्जांपल्स दो ना सर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन अरे देखो, अभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिट जैसे मैंने बताया ना, लैक ओपरॉन का जो मॉडल है ना, उसके अंदर वो सारे एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ना है अपने को वो। ओके सर। हाँ, तो डोंट वरी, मैं आई विल टेल यू कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स और क्या क्या आता है। ठीक है, ओके सर। या चल बाय बाय सर, गुड डे। बाय बाय। यस यस, थैंक यू श्रेयस।